स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। यह भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मेरा 7th लेक्चर है, जिसका टाइटल है दुर्घटना एवं बाल्यावस्था एक वैध बचाव। एक्सीडेंट को आपराधिक मामलों में कहाँ तक एक वैध बचाव मानते हैं, और इन्फेंसी जो है, चाइल्डहुड को आपराधिक मामलों में कहाँ तक एक वैध बचाव के रूप में, एक वैलिड डिफेंस के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी दो बातों पर यह व्याख्यान केंद्रित होगा कि यदि एक्सीडेंटली कोई अपराध घटित हो जाए तो क्या वहाँ पर उस व्यक्ति को जो दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु कारित हुई है या दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोई क्षति कारित हुई है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दुराशय के अभाव में, दूषित आशय के अभाव में उसके कार्य को क्षम्य किया जाना चाहिए। जो दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम है उसको उसी पायदान पर नहीं रखा जाना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति डेलिब्रेटली कोई अपराध करता है, जानबूझकर अपराध करता है। और यदि एक निश्चित आयु के व्यक्ति के द्वारा, बालक के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाए तो यद्यपि वह अपराध होता यदि कोई वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया गया होता, परंतु दंड विधि के अंतर्गत एक निश्चित आयु के व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य घोषित किया गया है कि वह चूंकि बालक है और बालक में इतनी मानसिक परिपक्वता नहीं होती कि वह अच्छे और बुरे में भेद कर पाए, इसलिए उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को आपराधिक दायित्व से क्षम्य किया जाना चाहिए। इसे भारतीय संसद के द्वारा हाल ही में बनाए गए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 18 में दुर्घटना एक वैध बचाव के रूप में प्रावधानित किया गया है। अब इसको स्क्रीन पर देखें। बीएनएस जो संक्षेप में भारतीय न्याय संहिता 2023 को हम संक्षेप में बीएनएस बोलते हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड को आईपीसी हम बोलते थे। तो बीएनएस 2023 की धारा 18 के अंतर्गत एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कोई क्षति होती है किसी व्यक्ति को, तो क्षति चाहे कितना भी बड़ी ही क्यों न हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों न हो गई हो, परंतु उस मृत्यु को हम आपराधिक दायरे में नहीं लाते, क्योंकि वह जो क्षति हुई है वह दुर्घटना का परिणाम है। तो इसे स्क्रीन पर आप देखें, मैंने एक्सीडेंट को लिखा है दुर्घटना। अब दुर्घटना के लिए एक तरफ मैंने लिखा है, यद्यपि दुर्घटना की परिभाषा नहीं दी गई है बीएनएस के अंतर्गत, परंतु दुर्घटना को साधारण भाषा में हम जो समझ सकते हैं एक्सीडेंट को, कि दुर्घटना एक ऐसी घटना है जिस पर पक्षकार का कोई नियंत्रण न हो तथा जिस घटना के विषय में पूर्वानुमान न लगाया जा सके। ये उसकी संक्षेप में डिफिनीशन है। दुर्घटना को दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि धारा 18 बीएनएस 2023 के अंतर्गत एक वैध बचाव के रूप में प्रावधानित की गई है। अब दुर्घटना के जो आवश्यक तत्व हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं धारा 18 बीएनएस के अंतर्गत, वह लिखा है कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना या दुर्भाग्य के परिणाम स्वरूप विधिपूर्ण कार्य विधिक तरीके से बिना आपराधिक आशय और पूरी सावधानी एवं सतर्कता से किया जाए। तो ये धारा 18 के अंतर्गत दुर्घटना को वैध बचाव के रूप में प्रावधानित किया गया है, परंतु दुर्घटना को डिफाइन नहीं किया गया है कि किस एक्ट को, किस कृत्य को एक्सीडेंट मानेंगे, दुर्घटना मानेंगे, यह इस आपराधिक कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। तो दुर्घटना को हम सामान्य अर्थों में ही समझने का प्रयास करेंगे। दुर्घटना जो एक्सीडेंट है, वह उसका जो परिभाषा है सामान्य अर्थों में, जो आम बोल भाषा में जो स्वीकार्य है कि एक्सीडेंट हम किसे कहेंगे, तो एक्सीडेंट से तात्पर्य ऐसी कोई घटना जो जिस पर पक्षकार का कोई नियंत्रण न हो, पार्टी व्यक्ति का कोई नियंत्रण न हो, और वह घटना व्यक्ति के पूर्वानुमान से बाहर हो, न तो उस घटना के घटित होने का पूर्वानुमान किया जा सके, एंटिसिपेट किया जा सके कि यह घटना घटित हो सकी। और दो चीज़ें हैं, किसी भी घटना को, किसी भी इंसिडेंट को
एक्सीडेंट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, मानने के लिए आवश्यक है कि वह जो इंसिडेंट है एक्सीडेंट की श्रेणी में तब आएगा जब उस घटना पर पक्षकार का कोई नियंत्रण न हो और उस घटना के विषय में पहले से कोई अनुमान न लगाया जा सके। यदि दो बातें किसी भी घटना के संदर्भ में हैं कि घटना पर पक्षकार का नियंत्रण न होना और उस घटना के विषय में पूर्वानुमान का न किया जाना, ऐसी घटना को हम दुर्घटना की संज्ञा देते हैं। प्रायः जब कभी भी देखते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है, तो एक सामान्य बोल भाषा में व्यक्ति बोलता है कि दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अर्थात उस घटना पर न तो पक्ष पार्टी कोई कंट्रोल कर सकती थी, व्यक्ति का उस पर नियंत्रण था, और न तो उस घटना के घटित होने का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पहले से अनुमान लगाया जा सकता है घटना के घटित होने का, तो निश्चित रूप से वह दुर्घटना की दायरे में नहीं आएगा और उसे कोई बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो दो बातें आवश्यक हैं किसी भी घटना को दुर्घटना में कन्वर्ट करने के लिए। उस पे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कंट्रोल ना हो, पक्षकार पार्टी का कोई कंट्रोल ना हो और उस घटना के विषय में पूर्वानुमान न लगाया जा सके। इसी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि दुर्घटना एक गुड डिफेंस होगी आपराधिक दायित्व में, यदि यह साबित कर दिया जाए न्यायालय के समक्ष कि जो क्षति हुई है, क्षति बहुत ही बड़ी क्यों न हो, लेकिन जो क्षति है वह दुर्घटना के फलस्वरूप घटित हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो जिसके माध्यम से वह दुर्घटना हुई है, वह व्यक्ति आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त कर लेगा, उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है। परंतु दुर्घटना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना आपराधिक मामलों में बचाव तभी होगा, डिफेंस तब माना जाएगा, जब कुछ उसके निर्धारित जो तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, वह न्यायालय में साबित कर दिए जाएं। ये स्वयं धारा 18 में लिखा हुआ है। अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 प्रावधानित करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य के परिणाम स्वरूप बिना आपराधिक आशय अथवा ज्ञान के पूरी सावधानी एवं सतर्कता से विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करते हुए घटित होता है। अब अर्थात इस धारा 18 का लाभ लेने के लिए जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का आपराधिक अभियोग लगाया गया है कि उसने यह अपराध किया है, और यदि वह साबित कर दे न्यायालय में कि वह जो घटना घटित हुई वह दुर्घटना का परिणाम है, पहला क्या कि उस घटना पर पक्षकार का कोई नियंत्रण नहीं था, न तो उस घटना के विषय में पहले से उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, पहला। दूसरा कि वह कार्य जो दुर्घटना के परिणाम स्वरूप घटित हुआ है वह लॉफुल एक्ट था, विधिपूर्ण कार्य था और विधिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लॉफुल मैनर में भी किया जा, विधिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया था। और तीसरा जो इसका आवश्यक तत्व है वह है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बिना आपराधिक आशय अथवा ज्ञान के साथ वह कार्य किया गया था। तो जैसे ये साबित होंगे चार तत्व न्यायालय के समक्ष, वैसे ही वह व्यक्ति दुर्घटना का लाभ लेते हुए उस व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। जहाँ तक पहले तत्व की बात है कि कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम दुर्घटना है, इसको मैंने बताया कि ये साबित करना पक्षकार को ये कहना होगा न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त जिसके विरुद्ध आपराधिक अभियोग दर्ज है वह न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत करेगा कि जो घटना घटित हुई है उसमें उसका कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं था, उसके नियंत्रण कंट्रोल से बाहर था, और न तो उस घटना का पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। अब इस चीज को तथ्य से कैसे कैसे इसको साबित करेंगे, इस स्टेटमेंट को, उसके लिए धारा 18 बताती है कि वह कार्य जो घटित हुआ है वह विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, बिना आपराधिक आशय के होना चाहिए, अथवा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, नॉलेज भी नहीं होना चाहिए कि वह कार्य, जो घटना घटित हुई है उस व्यक्ति वो व्यक्ति जानता था कि ऐसी घटना प्रायः ऐसे मामलों में घट सकती है। तो न बिना आपराधिक आशय के और बिना आपराधिक ज्ञान के वह घटना घटित हुई हो, पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य किया गया हो, और जो एक्ट है, जो कार्य किया गया है वह कार्य लॉफुल एक्ट होना चाहिए और विधिपूर्ण तरीके से किया गया होना चाहिए। दुर्भाग्य, इसमें वर्ड एक यूज किया गया धारा 18 में कि कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना या दुर्भाग्य के परिणाम स्वरूप विधिपूर्ण कार्य करते हुए विधिपूर्ण तरीके से पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ बिना आपराधिक आशय के किया गया हो। तो दो शब्दावली का प्रयोग किया गया है धारा 18 के अंतर्गत, एक्सीडेंट भी है और दुर्भाग्य है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं।
मिसफॉर्चून जिसको हम बोलते हैं, दुर्भाग्य से यदि कोई घटना घटित हुई है। दुर्घटना जैसा कि मैंने बताया कि जिस पर पक्षकार का कोई नियंत्रण न हो। दुर्भाग्य से तात्पर्य यहाँ पर है ऐसी घटना जिसमें दोनों पक्षकारों को आंशिक कुछ न कुछ क्षति होती है। ऐसे कार्य जहाँ पर दोनों दो पक्षकार, दोनों पार्टीज को क्षति हो, उस कार्य को हम दुर्भाग्य की श्रेणी में रखते हैं। जबकि दुर्घटना के अंतर्गत केवल एक पार्टी क्षतिग्रस्त होती है और दुर्भाग्य जो मिसफॉर्चून एक्ट होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य होते हैं, उन दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य में कानून ये कहता है कि व्यक्ति दोनों पक्षकारों को कुछ न कुछ क्षति होनी चाहिए। कम ज़्यादा हो सकता है, बट बोथ पार्टी मस्ट बी सफरर, बोथ पार्टीज मस्ट बी अग्रीव्ड। दोनों पक्षकार अग्रीव्ड होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम जैसे रेसलिंग देखते हैं, कुश्ती के जो मामले होते हैं या कार रेसिंग के मामले होते हैं। यदि कार रेस के लिए दो कार चालक यदि रेसिंग के लिए चलते हैं और कार रेसिंग के दौरान कार एक दूसरे पर आपस में भिड़ जाती हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ दो कारों का आपस में भिड़ना यह मिसफॉर्चून माना जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य माना जाएगा। यदि वह पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर भी किसी कारणवश दोनों गाड़ियाँ, दोनों कार आपस में भिड़ जाती हैं, तो भले ही किसी एक कार को ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो, दूसरी कार कम क्षतिग्रस्त हो, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो कार्य माना जाता है, कानून ये कहती है कि ये मिसफॉर्चून एक्ट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है और यहाँ पर भी उस व्यक्ति को बचाव प्राप्त होगा, आपराधिक दायित्व से वह मुक्त होगा। यह मिसफॉर्चून एक्ट है, यह दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। अब इस धारा 18 पर दृष्टांत क्या है? उदाहरण को इसको कैसे समझें कि दुर्भाग्यपूर्ण कार्य या दुर्घटनापूर्ण कार्य अगर एक्सीडेंट का परिणाम है तो आपराधिक दायित्व से क्षम होगा। दृष्टांत जो दिया गया है कानून के अंतर्गत धारा 18 में, बेयर एक्ट में, उसमें दिया गया है कि जहां पर एक किसान कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और कुल्हाड़ी का लोहे का भाग निकल करके वह किसी राहगीर को लग जाता है और राहगीर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किसान ने कोई अपराध किया? इस धारा 18 के अंतर्गत जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने का, वह यही दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पर किसान के द्वारा लकड़ी काटते समय उसके कुल्हाड़ी लोहे के भाग का उस लकड़ी से निकलना और किसी राहगीर को रास्ता बगल से जा रहे किसी व्यक्ति के सर पर लग जाना और उसकी मृत्यु हो जाना, यह पूर्णतः दुर्घटना का परिणाम माना जाएगा और किसान को किसी भी आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। किसान ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे दुर्घटना का बचाव प्राप्त होगा। क्यों? अब इसमें देखना होगा कि क्यों किसान के द्वारा किए गए कार्य को धारा 18 का लाभ प्राप्त होगा और यह जो कृत्य है वह दुर्घटना मानी जाएगी आपराधिक विधि के अंतर्गत। प्रथम दृष्टया इसको यह समझना है कि वह किसान जिसके कार्य से किसी की मृत्यु हुई है, प्रथम दृष्टया तो उसके विरुद्ध परिवाद होगा, FIR होगी, उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि दोषमुक्त करने का, लाभ देने का जो कार्य है वह न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किया जाता है। शिकायत होने पर, इस बात की FIR होने पर वह किसान भी अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अन्वेषण करेगी, लोगों के बयान दर्ज करेगी, सामान की बरामदगी होगी और वह सामग्री भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे उसकी मृत्यु हुई है, मृतक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। किसान का स्टेटमेंट लिया जाएगा कि कैसे मृत्यु कारित की गई है। अन्य गवाहों के साक्ष्य के आधार पर जैसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा कि किसान इन परिस्थितियों में कार्य करते हुए उसके कार्य से अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जैसे न्यायालय के समक्ष यह मामला आएगा चार्जशीट के माध्यम से, चूंकि पुलिस ने अन्वेषण किया है तो पुलिस अन्वेषण के माध्यम से चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करेगी कि यह मृत्यु जो हुई है किसान के द्वारा लकड़ी काटते समय इन परिस्थितियों में की गई। वैसे ही न्यायालय किसान को धारा 18 का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर देगा। परंतु कहने का तात्पर्य है कि किसान को भी हफ्ते, सप्ताह भर, एक महीने उसे न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोषमुक्ति का अंतिम रूप से जो निर्णय होगा वह न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि ऐसी स्थिति में मृत्यु हो गई तो किसान अपने घर पर बैठा है और मृतक परिवार के घर वाले भी शांति से बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से वह जो कार्य, जो क्षति हुई है,
वह क्षति व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यदि एफआईआर करेंगे तो वह संज्ञेय अपराध है। पुलिस को छोड़ने का पावर नहीं है। पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, अन्वेषण करेगी, चार्जशीट लगाएगी, उस चार्जशीट में इस बात का उल्लेख करेगी और जैसे आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, वैसे ही न्यायालय उस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का उस किसान को धारा 18 का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर देगी। तो यह पूरी प्रक्रिया तो मैंने जो बताया वो समझाने के लिए बताया। यहाँ केवल ध्यान छात्रों को ये केंद्रित करना है कि धारा 18 के जो एलिमेंट हैं, वे अगर फुलफिल करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस स्थिति में जैसा कि मैंने बताया, किसान के द्वारा लकड़ी का काटना, यह भी लॉफुल एक्ट है, विधिपूर्ण कार्य है। वो अपने घर के घरेलू कार्य के लिए वह लकड़ी काट रहा होगा, तो लकड़ी काटना भी लॉफुल एक्ट है। दूसरा, जिस माध्यम से वह लकड़ी काट रहा है, कुल्हाड़ी, वह भी विधिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है। वो अपने घर पे लकड़ी काट रहा है और जो साधन है, संसाधन जिसके माध्यम से जो यूज कर रहा है, वो भी कोई हथियार, कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है। वो भी विधिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है। बिना आपराधिक आशय के कार्य कर जिसको लगी है, वह कुल्हाड़ी का फल जो लगा है, वह बिना आपराधिक आशय के, उसको इस बात का ज्ञान भान नहीं था कि ये किसी राहगीर रास्ते चलते किसी व्यक्ति को लग जाएगी और वहाँ से कोई व्यक्ति, और वह पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य कर रहा था। इसको न्यायालय कैसे मानेगी कि वह अपने घर की किसी एकांत भाग में, जहाँ पर प्रायः कोई व्यक्ति नहीं जाता है, उस दिशा में वह उस अपने उस कार्य को संपादित कर रहा था। तो यह माना जाएगा कि वह उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। यही कार्य अगर किसी राजमार्ग में, किसी सड़क पर किया जाए जिस पे लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, वहाँ पर अगर ये कार्य किया जाए, तो यह कार्य निश्चित रूप से लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन विधिपूर्ण तरीके से किया गया कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे लोगों के आने-जाने की संख्या ज़्यादा है, उस सड़क पर अगर ये कार्य किया जाए, तो यहाँ पर धारा 18 का बचाव उस किसान को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो वह लॉफुल मीन्स वह विधिपूर्ण तरीके से भी कार्य नहीं कर रहा है और उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जहाँ पर वह कार्य कर रहा है, वहाँ पर यदि इसमें से कुल्हाड़ी का लोहे का भाग अगर निकल सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को लग सकता है और क्षतिग्रस्त हो सकता है। भले मृत्यु न हो, लेकिन घोर क्षति हो सकती है। तो इसलिए इसका पूर्वानुमान उस व्यक्ति को लगा सकता है, वह किसान इस बात का पूर्वानुमान लगा सकता है कि उसके कार्य से थोड़ा-सा भी अगर सावधानी हटेगी, तो उस राहगीर को, किसी भी रास्ते पे जाने वाले व्यक्ति को वह चोट लग सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य है वह भी लॉफुल एक्ट होना चाहिए, करने का जो तरीका है वह भी विधिपूर्ण होना चाहिए, विधिपूर्ण तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, तभी धारा 18 का लाभ प्राप्त होगा। अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देखें। मैंने और इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया है कि दुर्घटना एक वैध बचाव कब है, दुर्घटना एक डिफेंस कब है, वैध बचाव कब है, जब कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य के परिणामस्वरूप घटित हुआ हो। दूसरा मैंने एलिमेंट लिखा है कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए, विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, बिना आपराधिक आशय, जो तीसरा तत्व है, यही मेंसरिया है, गिल्टी विदाउट गिल्टी इंटेंशन। और चौथा जो है, सावधानी एवं सतर्कता से किया जाना चाहिए। ये जो चौथा एलिमेंट है, वह है सद्भावपूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। तो उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया। दृष्टांत मैंने दूसरी तरफ लिखा है, दृष्टांत इसका कि एक किसान कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काटते समय उसके कुल्हाड़ी के लोहे का भाग बगल में राहगीर जाते हुए किसी व्यक्ति को लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसान ने कोई अपराध नहीं किया है और किसान के कार्य को न्यायालय के द्वारा दुर्घटना का लाभ देते हुए उसके कार्य को क्षम्य कर दिया जाएगा। ये धारा 18 के अंतर्गत मैंने आपको दृष्टांत बताए और उसके आवश्यक तत्व। तो जैसा कि मैंने आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने 4 तत्वों को इस पे लिखा है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे कोई क्षति हुई है और वह दुर्घटना के परिणाम स्वरूप क्षति हुई है, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का लाभ लेना चाहता है न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों में, तो उसको ये साबित करना होगा, ये 4 तत्व, कि वह कार्य दुर्घटना के परिणाम स्वरूप घटित हुआ, लॉफुल
एक्ट है, लॉफुल मीन्स बाय दैट एक्ट वाज डन बाय इन लॉफुल मैनर, विधिपूर्ण तरीके से वह कार्य किया गया और विदाउट गिल्टी इंटेंशन, बिना आपराधिक आशय, उसमें कोई उसका इरादा नहीं था गलत करने का, और पूरे सावधानी एवं सतर्कता के साथ अर्थात सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। इसमें से एक तत्व का अनुपस्थित होना, पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ नहीं कार्य किया गया है, तो उसकी उससे उससे धारा 18 का लाभ, दुर्घटना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही कार्य यदि किसी पब्लिक रोड पर, जो राजमार्ग है, उस पे किया जाए, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ वह किसान कार्य नहीं कर रहा था। तो ये धारा 18 के अंतर्गत दुर्घटना एक वैध बचाव के रूप में। अब इसको देखें, दुर्घटना एंड एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वर की, कभी कभी ईश्वरीकृत होता है। आप देखते होंगे कि बारिश के समय कभी ऐसी आकाशीय बिजली गिरती है जिसमें कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग मारे जाते हैं। यह समाचार की पत्र के माध्यम से आप सभी छात्र अवगत होंगे कि आकाशीय बिजली गिरने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, बादल फटने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो ऐसे कृत्य हैं, ऐसे कार्यों को ईश्वरीय कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में रखा जाता है, जिसपे कि किसी भी व्यक्ति का पूर्वानुमान न हो और उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, कल्पना से मतलब परे हो, कि बादल फट जाना, आकाशीय बिजली गिर जाना। तो ऐसी स्थिति में अ, इस कार्य को ईश्वरीय कृत्य मानते हुए, एक्ट ऑफ गॉड मानते हुए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि आकाशीय बिजली गिरती है और किसी व्यक्ति के घर पर, और उस व्यक्ति का घर गिरता है, पड़ोसी के घर में किसी वृद्ध व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। घर गिराने में किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि आकाशीय बिजली गिरने से या बादल फटने से, अत्यधिक वर्षा हो जाने से व्यक्ति का घर गिरता है, एक व्यक्ति का घर गिर जाता है और पड़ोसी उससे प्रभावित होता है, पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक परिवार के सदस्य ऐसी स्थिति में इस आधार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते कि इनके घर गिरने से या इनके घर में लगे हुए पेड़ को गिरने से हमारे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का जैसे मामला न्यायालय के समक्ष आएगा और जैसे ये साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा कि ये मकान इस परिस्थिति में गिरा, या खंभे का तार या खंभा इस स्थिति में गिरा, कोई पोल जिसमें आकाशीय बिजली या कोई किसी पक्षकार का नियंत्रण नहीं था, अत्यधिक वर्षा के कारण ये चीज़ें हुई, तो वहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड मानते हुए न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा लाया गया है, उसे क्षम्य घोषित कर देगा। ये टार्ट और क्राइम दोनों में बचाव के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता, आकाशीय बिजली से यदि नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, तो वह क्षति ये व्यक्ति नहीं कर सकता कि ये सरकार की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही से आकाशीय बिजली गिरी है या सरकार की लापरवाही से बादल फट गया है, इसलिए सरकार उसको मुआवजा या प्रतिकर प्रदान करे। यहाँ पर प्रायः जब देखते होंगे कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को या आकाशीय बिजली गिरने से मरने वाले व्यक्तियों को, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। वह जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, वह सरकार किसी दबाव या किसी विधिक बाध्यता में नहीं, बल्कि एक्स ग्रेसिया होता, अनुग्रहिक सहायता प्रदान करती है। राज्य इसलिए सहायता प्रदान करती है कि किसी भी व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा करने का अंतिम दायित्व राज्य को है। राज्य अंतिम रूप से जवाबदेह है, और यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो आकाशीय बिजली या कोई नेचुरल क्लैमिटी से, जो कोई प्राकृतिक आपदा से अगर मरता है, जिसमें राज्य का, स्टेट का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पर राज्य जो भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, वह आर्थिक सहायता केवल और केवल इसलिए उपलब्ध कराती है कि अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा, संपत्ति की रक्षा करने का अंतिम रूप से जवाबदेही जो है वह स्टेट की है। इसलिए उस व्यक्ति को कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, वरना किसी केस के माध्यम से, कि वह व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि केस फाइल कर दे कि सरकार, बादल फट गया है और ये उसका घर गिर गया या कोई नुकसान हो गया तो उसको हर्जाना दिया जाए। सरकार स्वयं ऐसे मामलों में अन बिना किसी मांग के, डिमांड के, स्वयं अनुग्रहिक राशि, अनुग्रह पूर्वक, अर्थात एक्स ग्रेसिया पेमेंट उसको बोलते हैं,
कंपनसेट करती है, प्रतिकर प्रदान करने का प्रयास करती है। तो ये जो 2 चीज़ें हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, ईश्वरीकृत हो गया। टॉर्ट में भी बचाव इसलिए है कि मैंने जैसा कि बताया कि यदि किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा में कोई अत्यधिक किसी भी एरिया में बाढ़ आ गई और बहुत सारे घर जो है उसमें पानी में बह गए, तो ऐसी स्थिति में वो जो पीड़ित परिवार है सरकार के विरुद्ध वाद ला करके कंपनसेशन प्राप्त नहीं कर सकता। स्टेट खुद ही ऐसे कार्यों को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। ईश्वरीकृत है, उसमें किसी पक्षकार का न तो राज्य का न तो किसी व्यक्ति का कोई योगदान है जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना घटित हुई है। तो ईश्वरीकृत के मामलों में, एक्ट ऑफ गॉड के मामलों में किसी प्रकार से अपकृत विधि के अंतर्गत, टॉर्ट के अंतर्गत जो है ये कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति अधिकार पूर्वक मांग नहीं की जा सकती है। टॉर्ट में भी ये डिफेंस है, कंप्लीटली डिफेंस है। और आपराधिक विधि के अंतर्गत भी यदि ईश्वरीकृत के द्वारा कोई किसी को क्षति होता, हानि होता है, तो व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। ये हो गया एक्ट ऑफ गॉड एंड दुर्घटना। अब इसमें दुर्घटना को देखें, मैंने लिखा है स्क्रीन पर, देखें विधिपूर्ण कार्य एवं तरीका। जो एक्ट है वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, विधिपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए, और जो तरीका है, मैनर ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट है, कार्य करने का जो तरीका है वो लॉफुल होना चाहिए। संसाधन जिस संसाधन से वह कार्य किया जा रहा है वह संसाधन भी लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, यह भी दुर्घटना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। दृष्टांत इस पे प्रायः एक पूछा जाता है, जो कि मैंने दूसरी तरफ स्क्रीन पर लिखा है, देखें। उस दृष्टांत में क्या है कि एक पॉकेट मारने के आशय से एक व्यक्ति पॉकेट में हाथ डालता है और पिस्टल का ट्रिगर दब जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न आता है क्या यह दुर्घटना है? उत्तर उसका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पॉकेटमार केवल चोरी के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा। ये बहुत ही सामान्यतः प्रश्न ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में, कि जहां पर इस रूप में कि एक पॉकेटमार का रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म पर ख नामक व्यक्ति के जेब में पॉकेट मारने के उद्देश्य से हाथ डालता है, और जैसे हाथ डालता है ख के पॉकेट में पिस्टल रखी होती है और पिस्टल का ट्रिगर दब जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या इस कार्य को दुर्घटना मानी जाए, एक्सीडेंट माना जाए, और यदि पॉकेटमार को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है, रेलवे पुलिस पकड़ लेती है, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करती है। अब प्रश्न है कि क्या न्यायालय ऐसे पॉकेटमार को हत्या के लिए दोषसिद्धि प्रदान करे, या केवल और केवल चोरी के प्रयत्न के लिए चोरी के प्रयत्न के लिए, या वह पॉकेटमारी का जो पॉकेट मारने का प्रयत्न करना है, चोरी करने का प्रयत्न कर रहा है, क्या उसे हत्या का दोषी माना जाए या दुर्घटना का लाभ उसे प्राप्त होगा? तो पहले तो ये देखें कि क्या दुर्घटना का लाभ उसे मिलेगा। दुर्घटना का लाभ लेने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 18 में लिखा हुआ है कि कोई बात अपराध नहीं है जब वह दुर्घटना या दुर्भाग्य के परिणाम स्वरूप विधिपूर्ण कार्य करते हुए बुद्धिपूर्ण तरीके से उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ बिना आपराधिक आशय से किया गया हो। यहाँ पॉकेट मारने वाले व्यक्ति का हो सकता है कि आपराधिक आशय न हो, उस व्यक्ति को मारने का आशय नहीं था, क्योंकि वह वहाँ पेशेवर चोर है, और यह रेलवे की लिस्ट में भी दिया हुआ है कि केवल कई बार पॉकेट मारने में पकड़ा गया और छोड़ा गया, न्यायालय से छूट कर आया है। और उस पॉकेट मारने वाले व्यक्ति के द्वारा यह अनुमान लगाना कि हर व्यक्ति जो है रेलवे स्टेशन पर, हर व्यक्ति अपने पॉकेट में पिस्टल लेके चलते हैं, ऐसे पूर्वानुमान भी कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। आपराधिक आशय उसका केवल चोरी करने का था, न कि व्यक्ति को मारने का था। लेकिन यहाँ जो कार्य कर रहा है पॉकेट मारने का जो कृत्य है, कार्य है, वह लॉफुल एक्ट नहीं है, विधिपूर्ण कार्य नहीं है। और
न तो पॉकेट मारना न तो पॉकेट मारना लॉफुल एक्ट है, विधिपूर्ण कार्य है, और न तो किसी भी व्यक्ति के उसकी अनुमति के बिना जेब में पॉकेट में हाथ डालना यह लॉफुल एक्ट है, और न तो यह विधिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। तो चूंकि इस दृष्टांत में पॉकेट मारना अवैध कार्य है, विधि विरुद्ध कार्य है, विधिपूर्ण कार्य नहीं है, और न तो वह विधिक तरीके से किया जा रहा था, अतः इस मामले में यह कार्य दुर्घटना का परिणाम नहीं है, और न तो पॉकेटमार को दुर्घटना का लाभ मिलेगा, वह अपराधी है। अब यहाँ प्रश्न है कि वह चोरी के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा या हत्या के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर कानून ये कहता है कि वह व्यक्ति केवल और केवल चोरी के प्रयत्न के लिए ही उत्तरदायी होगा, न कि हत्या के प्रयत्न के लिए, क्योंकि उसका हत्या करने का इरादा नहीं था। जो भी गोली लगी है, पिस्टल जो से गोली चली है, वह पॉकेट मारने वाला व्यक्ति इस बात का पूर्वानुमान नहीं कर सकता था कि अमुक व्यक्ति के, हर व्यक्ति के पॉकेट में पिस्टल होगी। तो यहाँ पर उसे यद्यपि धारा 18 का लाभ, दुर्घटना का बचाव नहीं प्राप्त होगा, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चोरी के प्रयत्न के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये हो गया विधिपूर्ण कार्य एवं तरीका। इस दृष्टांत के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास किया। अब इसको देखें, बाल्यावस्था एक वैध बचाव है। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने इसमें लिखा है इन्फेंसी एज ए डिफेंस, बाल्यावस्था। अब कानून बालक की क्या एज मानती है, इसे वर्तमान जो कानून बना है बीएनएस, उसकी धारा 20 में दिया हुआ है, बाल अक्षमता इसको बोलते हैं। और इसे बाल अक्षमता को डोली इन कैपेक्स, लैटिन में डोली इन कैपेक्स, और धारा 21 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 21-21 के अंतर्गत बाल समक्षमता है। अब बाल डोली इन कैपेक्स किसे मानेंगे? धारा 20 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य दुराशय के अभाव में किया जाता है, इसलिए ऐसे बालक अपराध करने के लिए अक्षम होते हैं। परंतु वहीं धारा 21 में कहा गया है कि ऐसे बालक जो 7 वर्ष से अधिक हैं परंतु 12 वर्ष से कम आयु के हैं, वे अपराध करने के लिए सक्षम माने जा सकते हैं। तो ये दो सिद्धांत अंग्रेजी विधि के अंतर्गत डोली इन कैपेक्स और डोली कैपेक्स को इंग्लिश लॉ के अंतर्गत एक वैध बचाव के रूप में प्रावधानित किया गया है। भारतीय परिवेश में भी, भारत में भी आपराधिक विधि के अंतर्गत धारा 20 और 21 में बालक की अक्षमता और बालक की सक्षमता, कौन सी आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम माना जाएगा, इसे धारा 21 में प्रावधानित कर दिया गया है। पहले डोली इन कैपेक्स को समझते हैं कि डोली इन कैपेक्स क्या है। डोली का जो शाब्दिक अर्थ है, लैटिन, मैंने जैसा बताया कि डोली इन कैपेक्स यह लैटिन शब्द है। डोली का मतलब, डोली जो वर्ड है यहाँ पे डोल से आया है, मीन्स बेबी, अ चाइल्ड। इन कैपेक्स मतलब होता है इनकैपेबिलिटी, अक्षमता। तो डोली इन कैपेक्स का शाब्दिक अर्थ हो गया मीन्स चाइल्ड्स इनकैपेसिटी, अर्थात चाइल्ड हु इज इनकैपेबल टू डू एनीथिंग, ऐसा बालक जो कोई कार्य करने के लिए इनकैपेबल हो, सक्षम न हो। भारत में ऐसे कानून का दुरुपयोग न किया जा सके, यह ध्यान में रखते हुए आपराधिक विधि के अंतर्गत 7 वर्ष तक की आयु फिक्स की गई कि वे सभी बालक जो 7 वर्ष तक की आयु के हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कितना भी बड़ी क्षति, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अर्थात यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक हत्या भी कर दे, किसी व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों न कारित कर दे, तो कानून ये कहता है कि वह चूंकि मानसिक रूप से अपरिपक्व है, उसके मस्तिष्क में अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसके द्वारा मृत्यु कारित किया जाना या बड़े से बड़ा अपराध कारित किया जाना क्षम्य माना गया है। चूंकि ये कानून ये कहती है कि ऐसे चाइल्ड जो हैं, चाइल्ड
ही इज़ नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड हिज नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। क्या जो कर रहा है वह विधि विरुद्ध है या गलत है, मानसिक परिपक्वता के कारण समझने में असमर्थ होता है, इसलिए ऐसे बालक के द्वारा किए गए कार्य को क्षम्य कर दिया जाए। यही बात धारा 20 में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। ये तो एब्सोल्यूट डिफेंस है। इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2023 में बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय संसद ने 3 नए आपराधिक कानून बनाए, उसमें बीएनएस एक है। बीएनएस 2023, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएसएस 2023। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 3 प्रकार के साक्ष्य को वहाँ पे दिया गया है कि 3 प्रकार से कानून की प्रिजम्पशन होती है। मे प्रिजम्पशन है, शैल प्रिजम्पशन है एंड कंक्लूसिव प्रूफ है। मे प्रिजम्पशन से तात्पर्य है कि लॉ मीन्स कोर्ट में प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट में और मे नॉट, अर्थात ये बहुत ही कमज़ोर प्रकृति का प्रिजम्पशन उपधारा होती है। न्यायालय स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। शैल प्रिजम्पशन का एक वहाँ शैल प्रिजम वर्ड यूज किया गया कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अर्थात कोर्ट जो है उस किसी भी तथ्य को मानने के लिए बाध्य है। इस शैल शब्दावली का तात्पर्य है जब तक कि अनलेस कंट्रेरी इज इस्टेब्लिश बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे जब तक कि उसके विपरीत न्यायालय में साबित न कर दिया जाए, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट, कि तथ्य विद्यमान है, न्यायालय उसको प्रिज्यूम करेगा जब तक कि साक्ष्य के माध्यम से उसे काट न दिया जाए, खारिज न कर दिया जाए कि वास्तव में यह तथ्य विद्यमान नहीं है। और तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रिजम्पशन है, दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के इफ और बट को, ऐसे समझा जाए, किसी भी प्रकार के इफ और बट को, किसी भी प्रकार के साक्ष्य को न्यायालय अनुमति नहीं प्रदान करती, स्वीकार ही नहीं करती है। उसमें 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य को ही कंक्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में रख सकते हैं, कि अर्थात लिखा है कि इट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा 7 वर्ष से कम आयु का बालक कोई भी कार्य करने के लिए अक्षम होता है, यह इस बात का निश्चायक प्रमाण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही न्यायालय में साबित किया जाएगा कि ये जो अपराध किया गया है, क्षति कारित की गई है, मृत्यु कारित की गई है, यह 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, वह इस बात का निश्चायक सबूत है, कोर्ट मानने के लिए बाध्य है कि ये बालक मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है कार्य करते समय कि वह यह जान सकता था कि जो वह कार्य कर रहा है वह अपराध है या विधि विरुद्ध है। इसलिए इस बात का यह कंक्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में आता है। वहीं पर दूसरी धारा जो 21 में 21 में लिखा हुआ है, डोली कैपेक्स की वर्ड शब्दावली का यूज किया गया है। डोली कैपेक्स मतलब होता है यहाँ पे चाइल्ड्स कैपेबिलिटी, मतलब डोल का मतलब हो गया किड्स, चाइल्ड, और कैपेक्स का मतलब हो गया कैपेबिलिटी, चाइल्ड्स कैपेबिलिटी, बालक की सक्षमता। और ये कानून का दुरुपयोग न हो पाए, इसलिए धारा 21 में देखें कि जो एज दिया गया है वो लिखा हुआ है कि कोई बात तब तक अपराध नहीं होगी जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि अपराध कारित करते समय ऐसा बालक मानसिक रूप से परिपक्व था और अपराध और कार्य करते समय वह अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में समर्थ था, तभी ऐसे बालक को अपराध के लिए उत्तरदायी 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बालक को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराएंगे, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम माना जाता है। 12, और इसमें लिखा है शब्दावली, टेक्निकली जो शब्द यूज किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक और 12 वर्ष से कम आयु का बालक को लिमिटेड छूट दी गई है, सीमित बचाव दिया गया है। ये
7 वर्ष 1 दिन का अगर बालक है, तो वह अपराध करने के लिए कानून की नज़र में सक्षम माना जा सकता है, बशर्ते कि कार्य करते समय वह अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में समर्थ हो। अब यह कार्य करते समय बालक अपने कार्य की प्रकृति को समझने में समर्थ है या असमर्थ है, वह उसके द्वारा कार्य किए गए कार्य के तरीके और किए गए कार्य के पश्चातवर्ती आचरण के आधार पर, कंडक्ट के आधार पर न्यायालय निष्कर्ष निकालेगी कि क्या 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक कार्य करते समय मानसिक रूप से इतना परिपक्व था कि वह अपने कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझ सकता था, तो उसे हम अपराधी मानेंगे, और नहीं तो उसे दोषमुक्त कर दिया जाएगा। अर्थात 7 वर्ष से एक बात तो यह क्लियर हो गया धारा 21 के अकॉर्डिंग कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बालक अपराधी हो सकता है। कब? जब अपराध कारित करते समय वह मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो कि यह समझने में कि जो कार्य कर रहा है गलत है या सही है उसे। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, न्यायालय कैसे मानेगी कि वह मानसिक रूप से परिपक्व था? इट इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। यह न्यायालय हमेशा केस के तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर डिसाइड करती है कि बालक अपराध करते समय सक्षम था या नहीं था। उदाहरण के रूप में 8 वर्ष का बालक यह कहते हुए सुना जाता है कि वह अपने पिता के हत्यारे का बदला लेगा, और वास्तव में वह पड़ोसी, अपने जो उसके पड़ोसी ने जिस पड़ोसी ने उसके पिता की हत्या की थी, बार बार वह कहते हुए सुना जाता था कि वह बालक अपने पिता के हत्यारे पड़ोसी को एक दिन मार देगा। और बालक 8 वर्षीय बालक अपने पड़ोसी की उस समय धारदार हथियार से, चाकू से, जब वह सो रहा था उस समय उसके गले को काटकर और भाग जाता है। अब 8 वर्ष का, यद्यपि बालक 8 वर्ष का है, लेकिन उसके द्वारा अपने पिता के हत्यारे का बदला लेने का बार बार कहना और हत्या करते हुए उसको लोगों के द्वारा देखा जाना, सीसीटीवी की फुटेज रिकॉर्डिंग और उसे उस घर से कूदकर भागते हुए देखना, उसका पश्चातवर्ती आचरण, इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि कार्य करते समय 8 वर्ष का बालक, भले उसकी आयु 8 वर्ष की है, परंतु वह मानसिक रूप से इतना परिपक्व था कि वह यह समझने में समर्थ था कि जो वह कार्य कर रहा है वह विधि विरुद्ध है या गलत है। उसका भाग जाना, अपराध करने के तुरंत पश्चात भाग जाना, यह दर्शित करता है कि वह अपने कार्य के प्रकृति और परिणाम को समझने में समर्थ था। अतः इस आधार पर ऐसे बालक को उस व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी सिद्ध की जाएगी। वह 8 वर्ष का बालक कानून की नज़र में हत्यारा है। अब यह प्रश्न अलग है कि उस बालक को जेल में नहीं रख करके बल्कि बाल सुधार गृह में रखेंगे, और उस बालक को 21 वर्ष तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। 21 वर्ष के पश्चात ही उसे जेल में रखा जाएगा। उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती हत्या के मामले में। ये सारे प्रावधान जो हैं उस बालक की उम्र को देखते हुए, मानवाधिकार को देखते हुए, ये अन्य प्रावधान कानून के अंतर्गत प्रावधानित किए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह बालक सक्षम है कानून की नज़र में, आपराधिक विधि के अंतर्गत ऐसा बालक अपराध करने के लिए सक्षम माना जाएगा और उसे दंडित किया जा सकता है। अब इस पर जो कुछ महत्वपूर्ण केस है, मैंने आपको बताया कि भारतीय न्याय संहिता की 2 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट, धारा 20 और 21। एक 20 में तो कंप्लीट डिफेंस है, अगर बालक 7 वर्ष का है तो एक पूर्ण बचाव है। 7 वर्ष से अधिक का है, 12 वर्ष तक का है, तो यह लिमिटेड इम्यूनिटी है, छूट मिल सकती है, बशर्ते कि उसके द्वारा किया गया कार्य। दूसरी बात, 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, अब कानून ही कहता है धारा 21 में जब ये लिख दिया गया कि 12 वर्ष तक के, तो 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से अपराध माना जाएगा, उसमें कोई किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यह छात्रों के लिए स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आपराधिक विधि के अंतर्गत ही सहमति देने के लिए न्यूनतम आय रखी गई है, न्यूनतम एज रखी गई है 18 वर्ष। अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा अगर सहमति से कोई क्षति
सहन की जाती है तो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा दी गई सहमति वैध सहमति मानी जाती है, वैलिड कंसेंट मानी जाती है। अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा दी गई सहमति वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कानून ने कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का बालक अपने विषय में निर्णय लेने में अक्षम होता है। वह मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता कि वह अपने विषय में अच्छे और बुरे के मध्य भेद करते हुए अपने विषय में निर्णय ले सके। इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा अगर सहमति दी जाती है तो उसे कानून स्वीकार करे। अगर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने कोई सहमति दिया है, कोई हानि मतलब क्षति सहन करने के लिए, तो उसको स्वीकार न किया जाए। उदाहरण के तौर पर यह प्रायः डॉक्टरों के केस में होता है। जैसे जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सर्जन ऑपरेशन करता है, तो वहाँ पर जो 18 वर्ष से कम आयु का गार्जियन है, उसका भाई है, मरीज का भाई अगर 18 वर्ष से कम आयु का है तो वह सहमति नहीं दे सकता। अब ये कानून थोड़ा सा विचित्र लगता है यहाँ पर कि मात्र सहमति देने के लिए एक मरीज के बिहाफ पर कि उसका भाई 50 वर्ष का, 40 वर्ष का एक भाई ऑपरेशन करने के लिए थिएटर में जा रहा है, 30 वर्ष का भाई ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, 50 वर्ष अधिक हो जाएगा, 30 वर्ष अगर माने तो 30 वर्ष एक भाई की उम्र 25 वर्ष है जिसको किसी कारणवश ऑपरेशन में जाना है। अब सर्जन वहाँ पे सहमति मांग रहा है, उसका एक भाई 18 वर्ष से 2 दिन, 18 वर्ष से 3 दिन कम का है, परंतु कानूनी रूप से 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति वहाँ पर सर्जरी के लिए सहमति डॉक्टर को नहीं दे सकता है, क्योंकि वह माना जाता है, कानून ने कह रही, लॉ प्रिज्यूम कर रही है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है। अब और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 12 वर्ष से कम आयु का बालक जो है वह मानसिक रूप से इतना परिपक्व है कि वह अपने अपराध को करना वह अपराध करने के लिए सक्षम माना जा सकता है। तो ये सब ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिस पे बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि 12 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपराध करने के लिए सक्षम माना जाता है। 18 वर्ष से और 18 वर्ष से कम आयु का बालक किसी अपने ही शरीर का ऑपरेशन करने के लिए सहमति नहीं दे सकता या अपने किसी सगे संबंधी के लिए सहमति नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी सहमति वैध नहीं मानी जा सकती है। कानून के अंतर्गत यह कुछ इसे कहें जिसमें अभी संशोधन करने की कुछ आवश्यकता, इन बिंदुओं में सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, डोली इन कैपेक्स और डोली कैपेक्स के मामलों में केस को आप देखें। एक तरफ मैंने लिखा है डोली इन कैपेक्स, धारा 20 BNS, स्क्रीन पर आप देखें। एक तो इम्पॉर्टेंट इसमें सेक्शन है जो नया कानून बना है BNS 2023। अब इसकी धारा चेंज हो गई, पहले धारा 82 में था, 82 में था, IPC की, इंडियन पिनल कोड की धारा 82 में था, उसी बात को धारा 20 में ला दिया गया है। मैंने एक तरफ इसमें लिखा है कि ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, पूर्ण छूट है। पूर्ण छूट इसलिए है कि अच्छे बुरे में भेद करने में ऐसे बालक अक्षम होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं। एज क्या है? बिलो 7 ईयर्स, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, मैंने इसको बता दिया। अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, इसको भी विस्तार से मैंने बताया। दूसरा है डोली कैपेक्स, ये धारा 21 में है। इसके लिए मैंने एक तरफ लिखा हुआ है लिमिटेड इम्यूनिटी, सीमित छूट है, यह पूर्ण छूट नहीं है, धारा 21 वाला जो प्रावधान है, क्योंकि डोली कैपेक्स है, बच्चा जो बालक है यहाँ पे सक्षम माना जाता है। 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम माना जाता है। इसे इस केस के माध्यम से देख सकते हैं। केस इस पे है उला महापात्र वर्सेस किंग AIR 1950, ओडिशा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें मैंने संक्षेप में यहाँ लिखने का प्रयास किया है कि एक 12 वर्ष से कम आयु के बालक एक बच्चे को धमकी दिया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। यहाँ लिखा मैंने कि लाभ नहीं मिलेगा। संक्षेप में मैंने लिखने का इसको प्रयास किया। इसमें तथ्य, अब इस केस को अगर तथ्य देखें तो उला महापात्र के द्वारा किसी एक तारीख में और किसी एक वर्ष विशेष में अपराध किया गया होगा, डेट में भी किया गया होगा, समय पे भी किया होगा, किसी एक निश्चित समय पर अपराध किया गया होगा। वहाँ पे लोगों ने इसका पीछा किया होगा, पकड़ा होगा,
ये सारे अगर साक्ष्य लिखे जाएँ तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में केवल एक केस का फैक्ट ही, तथ्य ही विस्तृत संक्षेप में बातों को जितनी कम से कम केस को जितनी कम से कम बातों में एक्सप्लेन किया जा सके वो उला महापात्र का मामला जब उला महापात्र के एक मामले में तथ्य इस प्रकार से थे कि एक 12 वर्ष से कम आयु का बालक यह कहते हुए सुना गया कि वह एक व्यक्ति की हत्या कर देगा और वास्तव में उसने उस व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के पश्चात वो घर से भाग जाता है। अब चूंकि वह 12 वर्ष से कम आयु का बालक है, अब प्रश्न है कि जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसकी तरफ से अधिवक्ता इसकी तरफ से मतलब उला महापात्र की ओर से अधिवक्ता का यह बचाव कि अपराध कारित करते समय उला महापात्र यह मानसिक रूप से, चूंकि बच्चा है, 12 वर्ष से कम आयु का बालक है और मानसिक रूप से सच परिपक्व नहीं था। भागना जो था वह डर के मारे कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, लोगों ने, घर वालों ने कह दिया भाग जाओ नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, पुलिस के डर से वह भाग गया। तो इस प्रकार के बचाव को उड़ीसा हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। केवल एक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा चाकू से किया गया अपराध, चाकू का बरामद होना और उस बालक का चाकू से मारना, इसका मतलब है कि वह उस हथियार के प्रकृति को समझता था। मारने के तुरंत पश्चात भाग जाना और कई दिनों तक छिपे रहना, यह दर्शित करता है कि वह बालक यद्यपि 12 वर्ष से कम आयु का था, परंतु अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझने में समर्थ था। इस आधार पर उसे धारा 12 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ और उसे दोषसिद्धि प्रदान की गई। ये हो गया कि वो अपराधी है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपराधी है और उसने हत्या किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि ऐसे, मैंने जैसा कि आपको बताया, बालकों को जिला सुधार गृह में रखा जाता है, न कि जेल में रखा जाता है। कानून का ये प्रावधान है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसने कोई अपराध कर दिया है तो अपराध साबित हो जाने पर उसे जिला कारागार में न रख करके जिला बाल सुधार गृह में रखा जाए कि हो सकता है वह बालक है और भविष्य में उसके सुधरने की अगर गुंजाइश है, अगर वह सुधरने की ओर है, तो उसे एक अवसर प्रदान किया जाए जिससे कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य को समाज में एक सदाचारी जीवन व्यतीत कर सके। इन उद्देश्यों को में रखते हुए ऐसे बालकों को जुवेनाइल की संज्ञा दी जाती है कानून में और जुवेनाइल के लिए अलग एक और हर जिले में जुवेनाइल होम को, शेल्टर होम को, वहाँ पे ऐसे बालकों को जो 18 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत जिला बाल सुधार गृह में रखा जाता है, बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। ये आपराधिक विधि के अंतर्गत एक बात ये क्लियर हो, 18 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम है और धारा 21 का ये दृष्टांत। अब आते हैं अभी मैंने एक बताया उला महापात्र, तो दूसरा केस इसको देखें ध्यान से। तो दूसरा केस देखें, उला वर्सेस किंग है। कि एक विवाहिता बालिका जो 12 वर्ष से कम आयु की थी, ये अभी इसको नहीं सोचना है ये जिस समय का केस है उस समय के और इसका विवाह कर दिया गया था। उस बालिका को जिसने पति द्वारा फटकार, उसके पति ने उसको को लेकर के, तो ऐसी विवाहिता बालिका जो 12 वर्ष से कम आयु की थी, उसने पति के फटकार लगाने पर, डांटने पर पति के गले पर लिखा है कि पति के गले पर सोते समय धारदार हथियार से उसने हमला कर दिया
और हमला पति की मृत्यु होने पर वह भाग गई। इसमें मैंने लिखा दोषित किया इसमें मानसिक स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हैं। चूँकि यद्यपि वो 12 वर्ष से कम आयु की थी, परंतु न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे आरोप पत्र के माध्यम से, उसमें इस बात का प्रमाण था कि थी, परंतु पति के द्वारा डांटने पर के सोते समय उसे गले पर प्रहार सभी साक्ष्य यह दर्शित करते थे कि वह अपने कार्य के प्रकृति और परिणाम को समझने में धारा 21 का लाभ प्राप्त नहीं होगा और वह अपराधी है, ठहराया जाएगा, दोषित किया जाएगा। तो ये का लाभ बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसे प्राप्त होता है? अभियुक्त को प्राप्त होता है। फिर मैंने बताया कि जो बालक ठीक 7 वर्ष का है उसे धारा 20 का लाभ प्राप्त होगा। ये प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं किया गया कार्य अपराध नहीं होगा अगर ये साबित कर दिया जाए। लेकिन जो एग्जैक्ट 7 इयर्स का बालक है वो किस में रखें? ये पहले भी प्रॉब्लम थी धारा 22 आईपीसी की धारा 82 और 83 के अंतर्गत। तो चूंकि जो एग्जैक्ट कानून शांत थे, धारा 82 और धारा 83 दोनों साइलेंट थे, किसको किस में कवर डाउट इज ऑलवेज गिवन टू द एक्यूज्ड। संदेह था, इसलिए ऐसी केस में अगर एग्जैक्ट 7 वर्ष का बालक अपराध कर 7 वर्ष से कम आयु वाले बालक की श्रेणी में रखते हुए उसको लाभ दिया जाएगा। ये एक डिबेटेड क्वेश्चन इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने घटना और बाल्यावस्था आपराधिक मामलों में एक वैध है और दुर्घटना को कब बचाव मिलेगा, बाल्यावस्था इम्यून है, क्रिमिनल लायबिलिटी से छूट प्राप्त है, का प्रयास किया। इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने प्रमुख रूप से 3 धाराओं बीएनएस 2023 की 3 धाराओं को हाईलाइट किया। के बचाव को धारा 20 बाल सक्षमता की, और इस पे जो केसेज हैं दृष्टांत के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। व्यवस्था और बालक सक्षमता और अक्षमता को कैसे परिभाषित, समस्याओं को कैसे छात्रों के द्वारा परीक्षा में लिखा जाएगा, ये व्याख्यान के माध्यम से देने का प्रयास किया है, और इस विश्वास के साथ कि के लिए लाभप्रद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Shakespeare as the most revered figure in the history of, but we often tend to forget that he has also figures in literature. And here I'm those boys and girls who have to memorize a long section or King Lear or Julius Caesar, school and or college exams, but I'm also talking about people, famous authors. Tolstoy considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed, as he did Homer. The criticism about Shakespeare
is more damaging. One which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided the story earlier. Of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays story whatsoever. They are all written in pre-existing materials, pre-existing stories. The stature of Shakespeare as a dramatist, I'll leave that for you to decide. In the next episode of Literary Snippets.